रूही की बात सुन अनोखी और वह आदमी दोनों ही कंफ्यूज हो गए और उसे देखने लगे तो रूही ने कहा, अरे तुम लोगों ने हम दोनों को पानी पूरी खाते हुए ही उठा लिया था। पानी पीने तक नहीं दिया था, इसलिए तीखापन अभी भी मुंह में है। तो थोड़ा सा पानी दे दो वरना मेरी बोलती बंद नहीं होगी। तो तेरा मुंह बंद करने के लिए मैं तेरे मुंह पर फिर से पट्टी बांध देता हूं ना, वह ज्यादा आसान होगा। उस आदमी ने कनिंग स्माइल के साथ कहा। रूही बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अरे भैया देखो आप लोग हमें जिंदा तो छोड़ोगे नहीं वाले मार ही डालोगे ना, तो मरते हुए की आखिरी इच्छा पूरी करना तो पुण्य का काम होता है। हो सकता है हम दोनों को मारने का पाप कम हो जाए पानी पिलाकर। तो पिला दो। रूही के इस तरह से कहने पर उस आदमी ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर लेने चला गया। उसके जाते ही रूही ने अनोखी को आंखों से कुछ इशारा किया जिसे समझ अनोखी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तब तक वो आदमी एक कांच के गिलास में पानी ले आया और रूही के सामने कर दिया। अनोखी उन दोनों को बस देखे जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, ऋषभ जी कहाँ हो आप? प्लीज आ जाओ जल्दी से। वही गाड़ी में बैठे ऋषभ को एक एहसास छूकर गुजर गया और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने आंखें बंद कर मन में कहा, कपकैक मैं बस आ ही रहा हूँ। गाड़ी चला रहे विक्रम ने उसे देख कहा, डोंटी वरी ऋषभ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं वहां पर। कहते हुए उसने ऋषभ के फोन में देखा जहां पर अनोखी की लोकेशन दिख रही थी। अनोखी के लॉकेट जैसे मंगलसूत्र में जो ट्रैकिंग डिवाइस था वह हर पल ऋषभ को उसकी लोकेशन दे रहा था, जिस वजह से वह लोग उस जगह पहुंचने ही वाले थे। वही रूही उस आदमी को अजीब नजरों से देख बोली, हाथ खोलोगे तो ही तो पानी पीऊंगी ना, अपना दिमाग कम चला समझी। पानी पीना है तो ऐसे ही पी, नहीं तो प्यासी ही मर जा। उस आदमी ने कहा तो रूही बड़बड़ा उठी, कमीना साला, और फिर अपना मुंह ग्लास के पास लाकर पानी पीने लगी। दो छूट पीने के बाद वह पीछे हट गई तो वह आदमी जाने लगा, पर अनोखी ने कहा, मुझे भी पानी चाहिए। क्या नखरे हैं इन दोनों के? मैं नौकर नहीं बैठा हूं तुम दोनों का यहाँ पर। उस आदमी ने इरिटेट होते हुए कहा तो अनोखी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पानी पूरी तो मैंने भी खाया था ना, मुझे भी प्यास लगी है। दो घुट पानी दे दो बस। उसके इतने मासूम भोले से चेहरे को और उसकी मीठी आवाज को सुन उस आदमी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वह भी गिलास लेकर अनोखी के पास आने लगा। अनोखी उसे अपने पास आते हुए देख रही थी, साथ ही साथ उसके चलते कदमों को भी। वह जब उसके एकदम पास आने वाला था तभी अनोखी ने अपने पैर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जिस वजह से उस आदमी का पैर अनोखी के पैर से टकरा गया और वह अनोखी के बगल में लड़खड़ा कर गिर गया और कांच का गिलास भी साथ ही टूट गया। अबे साली, कहते हुए वह आदमी गुस्से से उठा तो अनोखी आंखों में आंसू लाकर बोली, सॉरी सॉरी, मैं तो बस पानी पीने के लिए आगे आ रही थी। मुझे लगा मुझे भी रूही की तरह ही पानी पीना पड़ेगा, पर पता ही नहीं चला कि कब आपका पैर मेरे पैर से टकरा गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। अब तू बिना पानी के मर, उस आदमी ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। अनोखी ने आंसू भरी आंखों से रूही को देखा तो रूही अपने दांत दिखाने लगी तो अनोखी ने मुंह बना लिया। उसने मुंह बनाकर कहा, अब मुझे सच में प्यास लग रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारी हर प्यास बुझा देगा।
पर फिलहाल अभी यहाँ से निकलने का आइडिया ढूंढ लेते हैं, रूही ने कहा और पीछे से बंधे हाथों से वो कांच के टुकड़े को लेने की कोशिश करने लगी। अनोखी भी उसी तरह कांच का टुकड़ा उठाने लगी तो रूही ने उसे मना किया, नहीं तुम मत करो, मैं कर रही हूं। पर क्यों? दोनों के हाथ अगर एक साथ खुल जाएंगे तो हम जल्दी भाग सकते हैं ना। मैंने कहा ना, मैं कर रही हूं। टाइम नहीं लगेगा, रूही ने थोड़ी सख्ती से कहा। वो दोनों एकदम धीरे से बातें कर रहे थे जिससे कि उनकी बातें उस आदमी को सुनाई ना दे। अनोखी को मना करने के बाद रूही उस कांच के टुकड़े को उठाने की कोशिश करते हुए खुद से बोली, अगर गलती से भी कांच हाथ में लग गया और खून निकलने लगा तो ऋषभ सर ना जाने मेरे अंदर कितने कांच घुसाएंगे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं। तभी उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा आ गया और वह उस कांच के टुकड़े से अपने बंधे हाथों की रस्सी खोलने लगी। खोलते वक्त 2-3 बार कांच उसकी उंगली, हथेली और कलाई में चुभ गई जिससे हल्का हल्का खून निकलने लगा। पर रूही ने बस अपनी आंखें बंद कर ली, पर मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली ताकि उसकी आवाज सुन वो आदमी उनके पास ना आ जाए और उसे चोट लगा देख अनोखी घबरा ना जाए। कुछ देर बाद लीडर और बाकी के सभी आदमी वापस आए। लीडर ने जब अनोखी के पास जब कांच के टुकड़े देख तो उसने उस आदमी से पूछा, यह कांच यहाँ पर क्यों टूटा है? तो वह आदमी बोला, इन दोनों को पानी चाहिए था तो बस वही देने के चक्कर में गिलास मेरे हाथ से झुटकर गिर गया। उस आदमी ने पूरी बात नहीं बताई क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अपने लीडर को सब कुछ बता देता तो उसका लीडर उसे ही मारता। तभी वह लीडर ने गुस्से से कहा, तुझे यहाँ पर इन लोगों की रखवाली करने छोड़ गया था, खातिरदारी करने नहीं, जो इन दोनों के खाने पीने का ध्यान रख रहा है। वह आदमी कुछ बोला नहीं, बस उसने अपना सर नीचे कर लिया। तभी लीडर अनोखी और रूही के पास आया और उन दोनों को देख एक कनिंग स्माइल के साथ बोला, खुशखबरी है तुम दोनों के लिए। जिन लोगों ने हमें पैसे दिए थे तुम दोनों को किडनैप करने के लिए, वो खुद तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो मरने से पहले तो उससे मिलकर तुम दोनों को खुशी तो जरूर होगी। लीडर की बात सुनने के बाद भी रूही और अनोखी दोनों ही खामोश रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा और उसी तरह दीवार के सहारे बैठ बस उस लीडर को घूरते रहे। लीडर की बात खत्म होने के 2 मिनट बाद ही एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उस में से आलिया, वरुण और सिद्धार्थ बाहर आए। उन तीनों को देख रूही और अनोखी की आंखें छोटी हो गई और चेहरे पर हल्का गुस्सा उतर आया। रूही ने गुस्से से कहा, तो तुम तीनों हो इन सब के पीछे? हाँ, हम ही हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम कॉलेज में हम तीनों की इंसल्ट करोगे और हम चुप बैठ जाएंगे? एंड यू? कहते हुए आलिया ने अनोखी की और उंगली किया और बोली, तुम शेरगिल परिवार से बिलोंग करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम आलिया की इंसल्ट कर सकती हो। मेरी इंसल्ट कोई नहीं कर सकता और जो करता है उसकी सजा यही होती है। तो तुम हम दोनों को मारना चाहती हो, वो भी बस इसलिए क्योंकि हमने तुम्हारी गलती तुम्हें बताई। यह मत भूलो आलिया, अगर हम चाहते तो तुम्हें कॉलेज से निकलवा सकते थे। जो धमकी तुम पूरे कॉलेज में देती आती हो वह हम पूरा कर सकती थी, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद करना हमारी फितरत नहीं है। पर हाँ, यह हरकत देखने के बाद हमें तुम्हारी फितरत जरूर पता चल गई। अनोखी भी उसे गुस्से से देखते हुए बोली। उसके ऐसा कहने पर आलिया को भी गुस्सा आ
गया। वह कुछ बोलती कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सबसे दूर एक कोने में ले आया। उसके साथ वरुण भी आ गया। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। यह सब देखकर, जिसे देख साफ समझ आ रहा था कि शायद उन दोनों को इन सब के बारे में कोई खबर नहीं थी। सिद्धार्थ ने आलिया से हैरानी से पूछा, यह सब तुमने किया है आलिया? तुमने अनोखी और रूही को किडनैप करवाया है, वह भी इन गुंडों से? हाँ, कराया है तो, आलिया ने घमंड से कहा तो वरुण उसे कंधों से पकड़ अपनी ओर करते हुए बोला, तू पागल हो गई आलिया? अरे हम सब कॉलेज में रैगिंग करते हैं, तो वह सिर्फ कॉलेज में होता है, इसके आगे हम लोग कभी नहीं बढ़े। और तू इन दोनों को जान से मरवाना चाहती है? जान से मरवाना तो नहीं चाहती, बस इतना डराना चाहती हूँ कि इन दोनों की नजरें तक मेरे सामने उठ ना सके। बोलने की बात तो दूर की है, इन दोनों ने आलिया खुराना की इंसल्ट की है, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। जहां पूरा कॉलेज मेरे सामने मुंह खोलने से डरता था, आज वह लोग आलिया पर हंस रहे हैं। तुम दोनों की भी तो इतनी इंसल्ट की थी इसने, और तुम दोनों इसकी साइड ले रहे हो। आलिया ने गुस्से से कहा तो सिद्धार्थ अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, आलिया आलिया तू पागल हो गई है, होश में आ। रैंकिंग करना कॉलेज में अलग बात होती है। उस दिन भी हमारी बात सिर्फ मार्वल गिराने की हुई थी, पर तूने कांच के टुकड़े तक गिरा दिए, तब भी हम दोनों ने तुझे कुछ नहीं कहा, दोस्त समझकर छोड़ दिया। पर यह बहुत बड़ी बात है आलिया, अभी भी वक्त है, पीछे हो जा। यह शेरगिल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर गलती से भी ऋषभ शेरगिल को इस बारे में पता चल गया ना, तो हम लोगों की लाश कहाँ दफन होगी वह तक भी किसी को पता नहीं चलेगा। ऋषभ शेरगिल, तू पागल हो गया है सिद्धार्थ? ऋषभ शेरगिल इतना फालतू नहीं है कि किसी भी एरी गेरी लड़की के लिए आ जाएगा। अरे सबको पता है, शेरगिल फैमिली की सिर्फ एक ही लड़की है, यह होगी कोई अनाथ लड़की, और ऋषिधर शेरगिल को सड़क से मिल गई होगी और उसने बेटी बना लिया होगा। और क्या पता बेटी ही बनाया या सुगर बेबी बनाया है। वरुण और सिद्धार्थ दोनों हैरानी से आलिया को देख रहे थे। उसके मुंह से इतनी जहरीली बातें सुन दोनों चौंक गए थे। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि आलिया ऐसा कुछ करेगी। तभी उन तीनों को लीडर की आवाज आई, तुम तीनों की बातें बंद हो गई हो तो जो काम करने के लिए यहाँ आए थे वहाँ वह करें। साली, इन दोनों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, तो अगर तुम तीनों पीछे हट गए तो भी यह दोनों बचने नहीं वाली है। उस लीडर ने अपनी गन रूही और अनोखी की तरफ तान दी। यह देख वरुण और सिद्धार्थ घबरा गए और आलिया के होठों पर जहरीली स्माइल आ गई। वरुण ने कहा, आलिया आलिया रोक इन लोगों को। तूने सुना नहीं वरुण, उसने क्या कहा? अगर मैं अब रोक भी दूं इन दोनों को मरने से तो भी इन दोनों की जान जाएगी ही, क्योंकि इन दोनों की हरकतें ही ऐसी हैं। इन दोनों का काम ही ऐसा है, मरने लायक। तभी तो इस लीडर से भी इन लोगों ने पंगा ले लिया, तो उसने मेरी क्या गलती? तुम दोनों को साफ नजर नहीं आ रहा कि यह दोनों ही बुरे हैं? फिर वह उस लीडर के पास आई और अपने बैग से बहुत सारे नोटों की गड्डी निकाल टेबल पर रखते हुए बोली, यह रहे वह पैसे जिनकी बात हुई थी। अब तुम लोग इन दोनों का क्या करोगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर याद रहे इन सब में मेरा नाम नहीं ना आए। लीडर और सारे लोग उन पैसों को लालच भरी
नजरों से देखने लगे। वही रूही और आलिया ने जब उस लीडर का ध्यान उन पैसों पर देखा तो पहले तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अनोखी ने जल्दी से अपनी सैंडल से उस लीडर के प्राइवेट पार्ट पर एक लात मारी और रूही ने उसके हाथ से गन छीन ली। यह सब उन दोनों ने इतनी जल्दी कर दिया कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और लीडर तड़पते हुए जमीन पर बैठ गया। ये देख उसके बाकी आदमियों ने अपनी अपनी गन रूही और अनोखी पर तान दी, पर रूही अपने हाथ में लिए गन को उस लीडर के सर पर रखते हुए बोली, अगर इस गेंडे को जिंदा चाहते हो ना तो अपनी गन चुपचाप से नीचे फेंक, वरना साले को यहीं पर दफन दूंगी। रूही की बात सुन सब अपने लीडर को देखने लगे जो खुद कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अनोखी की लात इतनी जोर की पड़ी थी कि दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं वह आदमी जो उन दोनों की रखवाली कर रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे खबर ही नहीं हुई कि कब रूही और अनोखी ने अपने बंदे हाथ खोल दिए और चुपचाप बैठे रही। वहीं आलिया को अब डर लगने लगा। वह अपने कदमों को पीछे लेत हुई जाने लगी। तभी रूही ने उसे देख तेज आवाज में कहा, अरे डायनो की सरदार, तू किधर जा रही है? वैसे भी यह सारा रायता तूने ही फैलाया है। मैं तो सोच रही हूँ इन सब के पहले तुझे ही गोली मार देती हूँ। क्यों अनोखी, सही बोल रही हूँ ना मैं? कहते हुए रूही ने अनोखी को देखा तो अनोखी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही बोल रही हो तुम रूही। वैसे भी अगर मिस आलिया मर गई तो उनका मर्डर किसने किया यह बात किसी को कैसे पता चलेगी, और हम पर तो बात बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हम तो खुद ही किडनैप हो गए। फिर अनोखी उन आदमियों को देखते हुए बोली, क्या आप लोगों को अपने लीडर से प्यार नहीं है? रूही ने कहा, ना अपनी गन को नीचे रखो तो नीचे रखो। अनोखी के कहने पर उन सब में गन नीचे रख दी। उनके गन नीचे रखते ही वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ गई। इतनी सारी गाड़ियां देख सारे आदमियों, लीडर, आलिया, सिद्धार्थ और वरुण के चेहरे का रंग उड़ गया और रूही और अनोखी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन गाड़ी से जब सब लोग बाहर आए तो सामने का नजारा देखा, वह खुद चौंक गए। विक्रम ने कहा, अरे यहाँ तो सिचुएशन पहले से ही कंट्रोल में है। ऋषभ की नजर जब अनोखी पर गई तो वो तेज कदमों से उसके पास आने लगा। अनोखी भी ऋषभ को देख मुस्कुरा दी और भागकर उसके पास चली गई। ऋषभ ने अनोखी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। आलिया, वरुण और सिद्धार्थ ने जब यह देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी। वहीं रूही मुस्कुराते हुए अनोखी और ऋषभ को देख रही थी। लीडर ने जब उसका ध्यान बात बटा देखा तो उसने भी वही किया जो रूही ने किया था। उसने भी तुरंत रूही के हाथ से गन छीन ली और रूही की पकड़ गन उसके सर पर रख दी। यह देख सब अलर्ट हो गए। ऋषभ के इतने सारे गार्ड को देख वो लीडर पहले ही घबरा गया था। उसने कहा, हम लोगों को यहाँ से जाने दो, वरना यह लड़की तो बिल्कुल नहीं बचने वाली। उसकी बात और रूही के सर पर गन देख अभिनव और रोहित की आंखों में जैसे खून उतर आया। दोनों के ही कदम एक साथ आगे बढ़े और दोनों ने एक साथ कहा, अगर उसे खरोंच भी आई तो जिंदा गाड़ दूंगा। अभिनव ने रोहित को देखा पर रोहित की नजर अभी रूही पर थी जो उसे ही देख रही थी। लीडर ने कहा, छोड़ दूंगा लेकिन हम लोगों को जाने दोगे तो? रूही को खतरे में देख अनोखी ने ऋषभ की शर्ट को पकड़ उससे कहा,
ऋषभ जी इन लोगों को जाने दो, यह लोग रूही को कुछ कर देंगे तो ऋषभ ने बस अनोखी के गाल पर हाथ रखा और प्रवीण को इशारा किया तो प्रवीण ने रोहित और अभिनव के कंधे पर हाथ रख दोनों को पीछे होने का इशारा किया। रास्ता पाकर वह सारे लोग वहां से जाने लगे। आलिया भी अपने कार का दरवाजा खोल बैठने ही वाली थी कि तभी हार्दिक की आवाज ने उसे रोक दिया। मिस आलिया, तुम्हें नहीं कहा है जाने के लिए, तो यही बेहतर होगा कि तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त यहीं रुके। हार्दिक की बात सुन आलिया के रोंगटे खड़े होंगे। साथ ही साथ वरुण और सिद्धार्थ के भी उन दोनों को पता था अब उन तीनों को कोई नहीं बचा सकता। वही रोहित कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बांधे लीडर को घूरे जा रहा था जो रूही को अपने साथ लिए बाहर जा रहा था। उसने रूही की आंखों में देखा जिसने आंखों से उससे कुछ कहा। वो लीडर जब रोहित के सामने से गुजर रहा था तब रूही ने जल्दी से लीडर और उसके आदमियों से नजरों से छुपाकर अपने जीन्स की पॉकेट से एक सेफ्टी पिन निकाली और लीडर के हाथ में घुसा दी जिस हाथ में उसने गन पकड़ रखा था। सेफ्टी पिन के घुसते ही लीडर दर्द से चीख पड़ा और उसके हाथ से गन छूट गई। वही रूही नीचे झुक गई तो रोहित ने लीडर के मुंह पर एक किक मारी जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा और रूही को अभिनव में संभाल लिया। अगले 2 ही मिनट में सिचुएशन सारी कंट्रोल हो गई। सारे आदमी और लीडर की लाश जमीन पर पड़ी थी। आलिया, वरुण और सिद्धार्थ डर से कांप रहे थे। उन तीनों के सामने ऋषभ, अनोखी, अभिनव, रूही, रोहित, विक्रम, प्रवीण, हार्दिक और शिवाय खड़े थे और पीछे उनके सारे बॉडीगार्ड। अभिनव ने रूही के दोनों हाथों में चोट देखी तो उसने जेब से अपना रुमाल निकाला और रूही की एक हथेली में उसने अपना रुमाल बांध दिया। फिर उसकी दूसरी हथेली देखने लगा। तभी रोहित ने अपना रुमाल आगे कर दिया। अभिनव ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस के हाथ से रुमाल लेकर रूही की दूसरे हाथ की कलाई पर बांध दी जिससे खून निकल रहा था। अभिनव रूही के गाल पर हाथ रखकर बोला, क्यों इतना चोट लगा लिया खुद को? आ ही रहा था मैं। भाई, अगर मैं 2 मिनट कभी देर कर देती ना तो यह गेंडे जैसा आदमी मुझे टपका देता था। रूही लीडर को लाश को देख मुंह बनाते हुए बोली, पागल लड़की, बोल। अभिनव ने उसके सर पर मारा तो रूही ने मुंह बना लिया। रोहित एक टक रूही को देख रहा था। कितनी बदल गई थी वो। सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि उसके बात करने का तरीका, देखने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। मासूम सी भोली सी लड़की जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, आज इतनी बड़ी और इतनी हिम्मत वाली हो गई थी कि गुंडों के सामने भी नहीं घबराई। तभी विक्रम ने हंसते हुए कहा, यार ऋषभ, क्या सही कॉलेज ढूंढा है तूने प्रिंसेस के लिए? यहाँ कॉलेज का टीचर और स्टूडेंट इतने टैलेंटेड है मुझे पता नहीं था। इन दोनों को तो देख ऐसा लग रहा है जैसे यह टीचर और स्टूडेंट नहीं बल्कि किसी गैंग के मेंबर है। बोल। वह हंसने लगा पर सब उसकी बात सुन ऋषभ को देखने लगे जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इतनी खामोशी देख विक्रम की भी हंसी बंद हो गई और वह ऋषभ को देखते हुए बोला, यह लोग सच में गैंग के मेंबर है। यह लोग तेरे लिए काम करते हैं। विक्रम की आंखें बड़ी हो गई थी अपनी ही बातें बोलते वक्त, पर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजर फेर ली तो सब प्रवीण को देखने लगे। तो प्रवीण ने
हाँ, मैं अपना सर हिला दिया। यह देख सब रूही और अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। कोई कुछ कहता उससे पहले रूही बोली, यह बात बाद में होगी। पहले इन तीनों के साथ न्याय कर दो। बेचारे इतने डरे हुए हैं कि मुझे डर लग रहा है कि बिना कुछ किए हैं इनके प्राण निकल जाएंगे। रूही के कहने पर सबका ध्यान अब जाकर आलिया, वरुण और सिद्धार्थ पर गया, जिनका चेहरा डर से सफेद हो गया था। ऋषभ उन तीनों के सामने आया और अपने पेट के पॉकेट में हाथ डाल उन तीनों से बोला, पहले दिन से तुम लोगों ने जो कुछ मेरी बीवी के साथ किया, उन सब की खबर थी मुझे, पर उसके कहने पर मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए तुम लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ऋषभ शेरगिल की बीवी को तुम लोगों ने किडनैप करवा लिया। क्या यह आपकी बीवी है? उन तीनों ने हकलाते हुए कहा। उनकी जान सुख गई थी ऋषभ के मुंह से अनोखी को उसकी बीवी बोलते सुन। उन तीनों के पूछने पर भी ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें घूरता रहा। इस वक्त उसकी नजरें इतनी तेज थी कि आलिया, वरुण और सिद्धार्थ को लग रहा था जैसे वह अपनी नजरों से ही उन तीनों के अंदर से उनका दिल निकाल लेगा। ऋषभ की गहरी खतरनाक नजरें उन तीनों की हड्डियों तक को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वहीं बाकी सब कुछ नहीं कह रहे थे। उन सबको ऋषभ के गुस्से का अंदाजा था। वहां एकदम शांति सी हो गई थी। वो बस ऋषभ को देख रहे थे। तभी उस शांति को तोड़ते हुए किसी का फोन रिंग हुआ। सबकी नजरें हार्दिक पर चली गई, क्योंकि उसी के फोन पर किसी का कॉल आया था। उसने जब फोन स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने आलिया को देखते हुए ही फोन उठाया। जी बोलिए मिस्टर खुराना। फोन की दूसरी ओर मिस्टर खुराना की डरी और घबराई आवाज आई। हार्दिक, मैं जानता हूं आलिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। तुम चाहे उसे जो सजा दे दो मंजूर है, पर प्लीज प्लीज ऋषभ को कहना कि वह उसे जान से ना मारे। वह बच्ची है, उससे गलती हो गई। बच्ची है। मुझे नहीं पता था कि आजकल के बच्चे गुंडों को पैसे देकर इनोसेंट लड़कियों को किडनैप करवाते हैं, वह भी बस इसलिए क्योंकि वह बच्ची उन लड़कियों की रैगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि उन लड़कियों ने उस बच्ची को मुंहतोड़ जवाब दिया। आपने बहुत नई बात बताई है मिस्टर खुराना, यह सब बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। हार्दिक की आवाज में उसकी बात में ताना था। आलिया ने जब हार्दिक के मुंह से मिस्टर खुराना सुना और उसकी बातें सुनी तो वह भागकर उसके पास आई और हार्दिक के हाथ से फोन झिनते हुए रोते हुए अपने पापा से बोली, पापा पापा प्लीज मुझे बचा लो। आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज पापा प्लीज प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या किया तूने आलिया, क्या किया तूने? ऋषभ शेरगिल की बीवी को किडनैप कराया। मिस्टर खुराना ने डर और गुस्से से कहा। हार्दिक ने एक बॉडीगार्ड से कहकर मिस्टर खुराना तक सारी खबर पहुंचा दी थी और जैसे ही उन्हें पता चला कि वह लड़की ऋषभ शेरगिल की बीवी है, उन्होंने तुरंत हार्दिक को फोन किया था कि उनकी बेटी की जिंदगी बच सके। तभी उसके हाथ से ऋषभ ने फोन झिना और अपनी कठोर आवाज में मिस्टर खुराना से बोला, मिस्टर खुराना, उस बॉडीगार्ड ने तो बता ही दिया होगा कि हम लोग इस वक्त कहाँ हैं, तो जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ और आखिरी बार अपनी बेटी को देख लो।
इतना बोल तो ऋषभ ने फोन कट कर दिया। वहीं मिस्टर खुराना बस हेलो हेलो कर रहते रह गए। ऋषभ की बात सुन आलिया, वरुण और सिद्धार्थ और डर गए। आलिया हार्दिक के पैरों पर गिर गई और उसका हाथ पकड़ रोते हुए बोली, हार्दिक भाई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अनोखी की सच्चाई क्या है। अगर पता होता तो मैं नहीं करती। सच का, और मैं आगे से कभी उसे तंग नहीं करूंगी। मैं किसी स्टूडेंट को तंग नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मॉम डैड की कसम खा कर कहती हूँ, कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बचा लो। आलिया को हार्दिक को भाई कहता सुन वरुण, सिद्धार्थ और अनोखी हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि वहां खड़े मौजूद लोगों में से सिर्फ उन तीनों को ही यह नहीं पता था कि हार्दिक असल में आलिया का भाई था और आलिया के पापा हार्दिक के चाचा थे। ये आपकी बहन है, अनोखी ने हैरानी से कहा, पर हार्दिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बस आलिया के रोते हुए चेहरे पर थी और उसकी आंखों में उसके और आलिया का बचपन याद आ रहा था, जब वह सब साथ रहते थे और वह दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे। छोटी बहन होने के वजह से हार्दिक उससे बहुत प्यार करता था, उन लगाव था उसे आलिया से। वो उसकी हर विश पूरी करता था, हमेशा उससे उसके साथ खेलता था। चोट लगने पर उसे चॉकलेट देकर उसका ध्यान बटा देता था और किसी के तंग करने पर उन लोगों को धमका कर ही जाता था कि अगली बार आलिया को तंग किया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। और आज इतने सालों बाद उसकी वही छोटी बहन इतनी बिगड़ गई कि वह किसी को किडनैप करने के हद तक गिर गई और शायद मरवाने के भी। ऋषभ, विक्रम, रोहित, प्रवीण, शिवाय और अभिनव हार्दिक को देख रहे थे और उसके मन की उलझन को समझ भी रहे थे, लेकिन शायद ऋषभ उतना नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसकी कपकेक को चोट पहुंचाने के इरादे रखने वाले इंसानों से कोई दरिया दिल ही नहीं कर सकता था। वो इसलिए आलिया को माफ करना बहुत दूर की बात थी। तभी विक्रम ऋषभ के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, ऋषभ, हमें यह बात हार्दिक पर छोड़ देनी चाहिए। ऋषभ ने गुस्से से विक्रम को देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, बीबी मेरी है, उसे चोट पहुंचाने वालों की सजा भी मैं ही तय करूंगा। जानता हूं बीवी तेरी है, पर विक्रम ने इतना ही कहा कि तभी हार्दिक की आवाज आई, पर का सवाल ही नहीं उठाता। गलत हुआ है तो सजा भी मिलेगी। इतना बोल हार्दिक ने अपना हाथ आलिया के हाथ से छुड़ाया और वहां से चला गया। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। विक्रम ने अनोखी को देखा तो अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो ऋषभ के पास आई, वह कुछ बोलती कि ऋषभ ने गुस्से से उसे देखा। उसके गुस्से की नजरें देख अनोखी डर गई, पर फिर भी हिम्मत कर बोली, आप इन्हें जान से मत मारना। अनोखी की बात सुन आलिया भरी की नजरों से उसे देखने लगी। ऋषभ अभी भी कुछ नहीं बोला। अनोखी ने आगे कहा, सजा दे दो, पुलिस में कंप्लेंट कर दो, आलिया को जेल भिजवा दो, पर जान से मत मारना। वह तुम्हें जान से मारने वाली थी कपकेक। ऋषभ ने खुद से कहा तो अनोखी उसका हाथ पकड़कर बोली, जानती हूँ वह जान से मारने वाली थी और शायद नहीं थी, पर उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, वह माफी मांग रही है। उसने मम्मा पापा की कसम खाई है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी और कम से कम हार्दिक भैया के लिए ही उसे जान से मत मारो। उनकी छोटी बहन वह अनोखी इसके आगे अपनी बात पूरी
नहीं कर पाई क्योंकि ऋषभ ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। उसने अनोखी को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर तेज रफ्तार से वहां चला गया। उसे देख विक्रम थोड़ा परेशान होते हुए बोला, हाय मेरी प्रिंसेस, क्या नसीब पाया है तुमने। उसका गुस्सा तू ही कम कर सकती है, तू ही खत्म भी कर सकती है, पर थोड़ा गुस्सा तुझे खेलना ही पड़ता है। न जाने इसके गुस्से की बीमारी कब जाएगी। कुछ देर बाद वहां पर मिस्टर खुराना और पुलिस दोनों ही आ गए। पुलिस के सामने आलिया, वरुण, सिद्धार्थ तीनों ने अपनी सारी गलती मांगी और पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। ऋषभ अनोखी को लेकर शहर से थोड़ी दूर अपने फार्म हाउस में आया। उसने अनोखी को कार से बाहर निकाला और गुस्से से जोर से कार का दरवाजा बंद किया और उसका हाथ पकड़े तेज तेज कदमों से फार्म हाउस के अंदर जाने लगा। अनोखी अपने छोटे छोटे कदमों से लगभग भागती हुई उसके पीछे चले जा रही थी। उसे पता था कि ऋषभ इस वक्त बहुत गुस्से में है, इसलिए उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कमरे में आने के बाद ऋषभ ने अनोखी का हाथ झटक से छोड़ा, जिसे अनोखी थोड़ा लड़खड़ा गई, पर उसने खुद को संभाल लिया। ऋषभ ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी गुस्से से लाल आंखों से अनोखी को देखने लगा। ऋषभ जी, अनोखी ने उसका नाम पुकारा, पर ऋषभ तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। ऋषभ के चिल्लाने पर अनोखी के आगे के शब्द उस के गले में ही रह गए। कहा था ना मैंने कपकेक, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। जब पता था कि वह लड़की तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है, तो तुमने उसे पहली बार माफ क्यों किया और अभी भी माफ करने को बोल रही हो। ऋषभ ने अनोखी की दोनों बहन पकड़ से अपने करीब करते हुए कहा। उसकी तेज आवाज सुन अनोखी घबराने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। भले ही वह ऋषभ के साथ कितनी भी कंफर्टेबल क्यों ना हो गई हो, पर आज भी उसे ऋषभ के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसने भरे गले से कहा, मुझे डर लग रहा है ऋषभ जी। और मेरे डर का क्या? मेरे डर का क्या कपकेक? क्या मैं नहीं डरा जब मैंने सुना कि कुछ लोगों ने तुम्हें उठा लिया है? क्या मैं नहीं घबराया जब मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि तुम कैसी हो, ठीक हो या नहीं? ऋषभ ने अनोखी के दोनों बाह पकड़ उसे अपने करीब कर लिया, तो अनोखी की आंखों में जो नमी आई थी वह आंसू बन उसके गालों पर आ गई। उसने कहा, पर मैं क्या करती? कॉलेज में उन लोगों ने जब मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि अगर वो लोग कॉलेज से निकल जाएंगे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि एक बार माफ कर देती हूँ। और दादाजी भी थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मुझे लगा मेरा फैसला ठीक है। और अब इस वक्त का क्या? ऋषभ ने उसी तरह उसे घूरते हुए पूछा, तो अनोखी फिर बोली, वो गिल्टी थी। उसने मम्मी पापा की कसम खाकर बोला कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मेरा दिल कहता है वह सुधर जाएगी, और वह हार्दिक भैया की बहन है। अगर उसे कुछ हो गया तो हार्दिक भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ही ने कहा था ना उनकी फैमिली नहीं है। और जब आलिया उनका हाथ पकड़ कर रो रही थी, माफी मांग रही थी, तब आपने नहीं देखा था, पर मैंने देखा था। अपनी छोटी बहन को ऐसे देख उन्हें बुरा लग रहा था, और मैंने उन दोनों को माफ नहीं किया है। मैंने आपस कहा ना, आप कोई भी पनिशमेंट दे दो, उन्हें जेल भेजवा दो, कानून उसे सजा दे देगा, पर जिस तरह अपने उन गुंडों को मार डाला वैसे उन्हें मत मारो। बोलते हुए अनोखी की आंखों में एक डर उतर आया।
उन गुंडों की लाश उसकी आंखों के सामने आ गई थी। हालांकि उस जगह पर उसने हिम्मत दिखा दी थी और कुछ नहीं कहा, पर अब उसकी आंखों में वह डर साफ नजर आने लगा। उसने कभी ऐसे किसी की लाश नहीं देखी थी और ऋषभ ने तो उसकी आंखों के सामने उन लोगों को मार डाला। ऋषभ को जब उसकी आंखों के डर का एहसास हुआ तो उसने उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अनोखी ने भी उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ऋषभ अनोखी से दूर हुआ और अनोखी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आखिरी बार तुम्हारे और सिर्फ हार्दिक के लिए उसे कानून सजा दे रहा है। पर याद रखना, अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक हुई कि उसकी नियत नहीं बदली है तो जेल से बाहर सिर्फ उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। ऋषभ की बात सुन अनोखी में डरते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और वापस उसके सीने से लग गई। ऋषभ ने भी उसे कसकर पकड़ अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा उसके सर पर टिका लिया। बहुत देर तक दोनों उसी तरह एक दूसरे की बाहों में खड़े हैं। ऋषभ ने अनोखी का चेहरा अपना अपने हाथों में थाम ऊपर उठाया। अनोखी ने रोना तो बंद कर दिया था, पर उसकी आंखें अभी भी हल्की नम थी और चेहरा हल्का लाल। ऋषभ ने कुछ कहे बिना कुछ सोचे अपने होंठ को अनोखी के होंठ पर रख दिया और उसे किस करने लगा। अनोखी की पकड़ उसकी शर्ट पर मजबूत हो गई और उसने आंखें कसकर बंद कर ली। ऋषभ की किस में उसका गुस्सा, उसका दर्द साफ महसूस हो रहा था, इसलिए उसकी किस गहरी होती जा रही थी। ऋषभ ने अनोखी को बाहों में उठाया और उसके लिए बेड पर आ गया। इस बीच उसने अनोखी को किस करना बंद नहीं किया। बेड पर अनोखी को लेटाने के बाद ऋषभ ने उसके दोनों हाथों को कसकर जकड़ लिया और उसकी किस और गहरी होती गई। अब अनोखी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। कुछ देर बाद जब ऋषभ को एहसास हुआ कि अनोखी को सांस नहीं आ रही तो उसने उसे किस करना बंद कर दिया और उसके होठों से दूर होकर उसके सर से अपना सर जोड़ गहरी गहरी सांस लेने लगा। अनोखी भी आंखें बंद किए हुए गहरी सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जो ऋषभ को बहका रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो उसके ऊपर से हट गया और उसके साइड में लेट गया। खुद को संभालने के बाद अनोखी ने उसके सीने पर सर रख दिया तो ऋषभ उसके बालों को सहलाने लगा। अनोखी ने उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहा, एक बात पूहू, हम। ऋषभ ने कहा तो अनोखी दो पल रुकने के बाद बोली, आपने वहां सारे गुंडों को मार दिया और पुलिस भी आ गई होगी वहां पर। अब उन लोगों को पता चल गया होगा कि आपने मारा है तो वो क्या आपको कुछ करेंगे नहीं? अनोखी की बात में डर महसूस कर ऋषभ ने चेहरा नीचे कर से देखा तो वह पलके झपकाते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ऋषभ ने उसके गाल को हल्के से पिंच कर कहा, पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकती। क्यों? अनोखी ने तपाक से पूछा तो ऋषभ बोला, क्योंकि जब तक पुलिस वहां पर आई होगी तब तक सबने उन सारी लाशों को हटा दिया होगा, समझी तुम? और अगर ऐसे ही पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत मिल जाता तो यह माफिया अब तक जेल में होता। आप माफिया क्यों बने? आपको पता है मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है आपके गुस्से से और अपने लोगों को जान से मार दिया। क्या आपको डर नहीं लगता? अनोखी ने धीरे से कहा। उसकी बात सुन ऋषभ ने उसकी कमर को पकड़
उसे हल्का सा ऊपर किया तो अनोखी का चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास आ गया। ऋषभ उसके बाल को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम जानना चाहती हो कि मैं माफिया क्यों बना और सब मेरा साथ क्यों देते हैं? अनोखी में धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया तो ऋषभ ने कहा, अनंत सेठी और राखी की वजह से। राखी यह कौन है? यह कौन है? नहीं, यह कौन थी? वो इस दुनिया में नहीं है। और यह वह लड़की है जिससे हार्दिक प्यार करता था। क्या हार्दिक भैया किसी और से प्यार करते हैं? मुझे तो लगा कि वो शिविका दीदी से प्यार करते हैं। अनोखी हैरानी से बोली। ऋषभ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए बोला, पापा जब अनंत सेठी के साथ मिल गए थे तब मैं छोटा था, पर तभी मैंने कसम खाई थी कि अनंत सेठी को उसकी दुनिया में ही बर्बाद करूंगा, इसलिए मैंने खुद को उस तरह का इंसान बनाना शुरू कर दिया जिसमें मेरा साथ दिया प्रवीण, विक्रम और रोहित में और हार्दिक शिवाय शिविका और राखी से हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वही हम सबकी दोस्ती भी हुई थी। एक दिन अचानक कॉलेज के फाइनल ईयर में हमें राखी की लाश एक क्लब में मिली। उसका रेप हुआ था। पता करने पर हम प्रवीण, विक्रम और रोहित में और हार्दिक शिवाय शिविका और राखी से हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और वही हम सबकी दोस्ती भी हुई थी। एक दिन अचानक कॉलेज के फाइनल ईयर में हमें राखी की लाश एक क्लब में मिली। उसका रेप हुआ था। पता करने पर हम लोगों को उन सब के नाम बहुत मुश्किल से पता चले थे और हम सब ने तय कर लिया कि उन सब को बर्बाद करके रहेंगे। उस रात उसे क्लब में एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें शामिल थे फ्रांस के कुछ मिनिस्टर्स, इस्तांबुल का एक गैंगस्टर और अनंत सेठी। उस वक्त मुझे पता चला कि अनंत सेठी की जड़ें इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी बहुत मजबूत है। राखी की मौत के बाद हम सब का सिर्फ एक ही मकसद था, उन सब को बर्बाद करना जिसे हम सब की जिंदगी बर्बाद की। हमने उन 2 सालों में फ्रांस के उन सारे मिनिस्टर को मार दिया और अब बचा है तो बस अनंत सेठी और इस्तांबुल का वह गैंगस्टर। उनका रेप किसने किया था? अनोखी धीरे से पूछा। उसके पूछने पर ऋषभ ने जब उसकी ओर देखा तो अनोखी की आंखों में आंसू थे। ऋषभ उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, इस्तांबुल के उस गैंगस्टर ने उस का रेप किया था और उसके बाद फ्रांस के वह सारे मिनिस्टर्स ने भी। उन सबको तो हमने मार दिया, पर उस गैंगस्टर की मौत हार्दिक के हाथों ही होगी। और तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि हार्दिक शिविका से प्यार करता है या नहीं, तो वह उससे प्यार करता है या नहीं यह सिर्फ हार्दिक जानता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब तक वह उसे मार कर राखी की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक वो कभी शिविका के साथ नहीं होगा। ऋषभ का कहा सुनते सुनते अनोखी की आंखों से आंसू भी बढ़ते जा रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे कभी कभी लगता था कि मेरी लाइफ ही बहुत हार्ड है, बहुत दुख है, पर नहीं, सबकी जिंदगी दुख से भरी है। हार्दिक भैया हमेशा चुप चुप रहते हैं। मुझे लगता था कि वह ज्यादा बातें नहीं करते और वो खड़ूस टाइप है, पर आज पता चलता है उनके दिल में कितना दर्द है। अपने प्यार को उस दालत में देख वो तो पूरी तरह टूट गए होंगे। ऋषभ उसका चेहरा अपने सीने पर रख बोला, कब के कभी भी ना ही अपनी जिंदगी की खुशी और ना ही अपनी जिंदगी का दर्द किसी और की जिंदगी से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि सबके दुख और दर्द अपनी अपनी जगह बहुत बड़े होते हैं। और तुम मेरे गुस्से से डरती हो, मैं लोगों को जान से मार देता हूँ, इस बात से डरती हो,
तो कपकेक तुमने अब तक असली लूसीफर को देखा ही नहीं है। जिस वक्त तुम्हारे सामने मेरा वो रूप आ जाएगा, तब तुम कैसे मेरे साथ रह पाओगी? आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अनोखी ने भरे गले से पूछा तो ऋषभ ने ना में सर हिला दिया। नहीं, जब तक उस अनंत सेठी को अपने हाथों से नहीं मार देता तब तक तो ऐसे ही रहूंगा। ऋषभ ने आंखों में नफरत और बदले की आग लिए कहा। उसके बाद अनोखी कुछ नहीं बोली, बस उसे कसकर पकड़ लिया। सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी जो उसे परेशान कर रही थी, जिसे ऋषभ भी महसूस कर रहा था। उसने कुछ सोचा और अनोखी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लिए वॉशरूम में आ गया। उसने बाथटब को गर्म पानी से फुल किया और उसमें अनोखी को बैठा दिया तो अनोखी बोली, मुझे नहाना नहीं था पर फिर भी आपने मुझे भीगा दिया। अब जाओ वॉशरूम से गया, पर ऋषभ उसकी बात सुन बाहर नहीं गया बल्कि अपने जूते और अपना शर्ट निकालने लगा। उसे ऐसा करते देख अनोखी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।